नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं ज़हाक तनवीर। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती आ रही हूँ कि काफ़िरों ने मुसलमानों को इतना नहीं मारा जितना मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है। चाहे आप अल-कायदा को देख लीजिए, बोको हराम को देख लीजिए, आइसिस को देख लीजिए, मुस्लिम कंट्री में ही मुसलमानों को मार रहे हैं। अब आप देखिए सीरिया 2011 से मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, इराक में 2003 से मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, अफगानिस्तान में 1979 से एक दूसरे को मार रहे हैं, येमन में 2014 से मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, सोमालिया में 1991 से मार रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड इन मुस्लिम कंट्रीज। और फिर ये कहते हैं कि काफिर बुरा है, काफिर को मारो। ऐसे कैसे चलेगा जी? पहले आप अपने आप को तो सुधारिए। तो आज इसी चीज के बारे में बातचीत करेंगे आज जहाक के साथ। मुझे इनके साथ बात करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि बहुत ही सरकास्टिक वे में अपना मैसेज भी दे देते हैं और आपको सही सही बताते हैं विदाउट बीइंग बायस्ड। एंड द थिंग अबाउट हिम इज कि अगर वो मुझे भी कल कुछ बोले सनातन धर्म के बारे में या कुछ जो हमारे में त्रुटियां हैं उसके बारे में बोले, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं उनके साथ भी बहुत फ्रैंकली एडमिट करूंगी जहां हमसे गलत हो रहा है। बिकॉज ही इज वन पर्सन जो वो खुद भी एडमिट करते हैं कहाँ उनके रिलीजन में गलत हो रहा है। तो मेरे को भी उसमें कोई क्वाल्म्स नहीं है इनके सामने एडमिट करने पर। हाँ, जो नहीं एडमिट करता है उनके सामने तो मैं भी शेर बन जाती हूँ, शेरनी बन जाती हूँ। तो हाय हाय जैक, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बस बढ़िया ज़हैक। मैंने ना एक बड़ा बढ़िया सा मीम देखा, फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। याद है जब अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो एक मीम आया था कि अरे अरे पाकिस्तान में तो सनराइज रात को भी हमको दिखा दिया, सनराइज रात को भी दिखा दिया हमें सनराइज, इतने बॉम्ब फोड़े इंडिया ने। तो वो अब मीम आया है कि अरे भैया अफगानिस्तान ने भी हमें रात में सनराइज दिखा दिया, सनराइज। ये अफगानिस्तान अफगान्स को पाकिस्तानियों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच भी होता है पूरा अफगानिस्तान इंडिया के लिए चेयर कर रहा होता है। और अभी भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी दे वर मेकिंग फन ऑफ पाकिस्तान। एंड इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत अच्छी तरह समझाया। इन्होंने प्रूफ दे दे के डाले कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान का नुकसान। ये हेट्रेड क्यों चली आ रही है, क्यों है? हुँ, ये बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वेशन आपने किया है। देखिए, अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी अफ़गानिस्तान गए थे और वो वहाँ पे किसी होटल में रुके थे और फिर उस होटल का नाम जो है इंडिया के एक किंग के नाम पर था, कैलासा शायद मेरे ख़्याल से। जी। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब वापस आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पे गया, मैंने पूछा कि इस होटल का नाम ये तो इंडियन किंग है, एक बहुत पुराने इंडियन हिंदू किंग थे, इनके नाम से आपने होटल का नाम रखा है। तो उन्होंने कहा देखो, ये हमारी ज़मीन से रिलेटेड एक बहुत बड़े किंग थे, जो जिसके नाम से हमने ये होटल का नाम रखा है। जी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग जो है, इन्होंने अपना धर्म बदला है। सिर्फ़ इन्होंने अपनी प्रार्थना का तरीक़ा जो होता है, ये इन्होंने बदला है, बल्कि कल्चरली ये अपने जो बड़े थे, उनसे ये कनेक्टेड हैं। तो उनका वीडियो क्लिप है, ब बड़ा मशहूर क्लिप है ये। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर जो सोवियत का रूल वहाँ पर था, में सोवियत अलायंस वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, दाऊद ख़ान और दूसरे जो वहाँ पे थे अमजदुल्ला ख़ान वग़ैरह, तो उस टाइम पर भी इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे अफ़गानिस्तान के। उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियाँ इंडिया पढ़ने के लिए आती थी और बहुत पुराने रिलेशंस थे। देन ये जो पाकिस्तान वाला जो पार्टीशन हुआ, होने के बाद फिर ये जो अफ़गान जिहाद शुरू हुआ 1980s 90s में। अफ़गान जिहाद जब शुरू हुआ तो उस टाइम पर पाकिस्तान को लगा देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ पकड़ने की कोशिश करिए कि अफ़गानिस्तान के पास बहुत बड़ी ओपियम इंडस्ट्री है। ओपियम हाँ। इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर ड्रग्स बनते हैं और उसके ऊपर नेटो की एक बुक भी है, ऑथर का नाम मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है इसके ऊपर किस तरह से जॉर्जिया में, अज़रबैजान में स्टॉप ओवर्स होते हैं ड्रग्स के। फिर वहाँ से किस तरह से पूरा जो आईएसआई का नेटवर्क है ड्रग्स का। बेनज़ीर भुट्टो ने ड्रग्स के बिज़नेस को बंद करने की कोशिश की थी, तो आईएसआई ने उसको पहले उसके हस्बैंड को फँसवाया, फिर उसको उड़वा दिया। तो अफ़गानिस्तान के पास है सबसे बड़ा ड्रग्स का बिज़नेस, इसको आईएसआई कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए आईएसआई ने और पाकिस्तान ने ये किया कि चलो हम जो है अफ़गान जिहाद को सपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब को करना था इस्लामिक कॉज़ के लिए सपोर्ट क्योंकि उनको लग रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिज़्म फैल रहा है।
अमेरिका को वियतनाम का बदला लेना था, तो अमेरिका ने भी कहा ठीक है, मैं रशिया को यहाँ से हटाऊँगा, सोवियत को यहाँ से हटाऊँगा। तो अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, सऊदी इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। तीनों इन्वॉल्व हुए, तीनों ने ट्रेनिंग दी अफ़गान मुजाहिदीन को। 2 एपिसोड हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, एक है अफ़गान मुजाहिदीन वाला एपिसोड और दूसरा है तालिबान वाला एपिसोड, 2 अलग-अलग एपिसोड्स हैं। ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं यही बताऊँगा कि अफ़गान मुजाहिदीन को इन्होंने ट्रेनिंग दी और इस मकसद से ट्रेनिंग दी, इनको लगा कि चलो भई हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो कल के दिन पाकिस्तान को लगा कि जैसे अफ़गान जिहाद खत्म हो जाएगा, देन आई कैन मोबिलाइज़ दीज़ मिलिशियाज़ अगेंस्ट इंडिया। इनको लगा कि इंडिया के खिलाफ ये मिलिशियाज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी दुनिया से इन्होंने मिलिशियाज़ को बुलाया उम्मा के नाम पे, कहा कि उम्मा जो है खतरे में है और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर हमको जिहाद करना है। बड़े-बड़े लोग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट हुए। उन लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, पार्टिसिपेट करवाया, उनको ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने ये ट्रेनिंग दी। पैसा पूरा सऊदी अरब और अमेरिका का था, इन्होंने पूरा उसको इस्तेमाल किया। देन आखिर में सऊदी अरब ने रिग्रेट किया कि अरे हमने इनके पीछे पैसा लगाया क्योंकि इनके अंदर यूनिटी ही नहीं है। तो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज ये रहा है कि इनके अंदर जो ट्राइबल सिस्टम में यूनिटी नहीं थी। एक तरफ हिकमत यार, तो दूसरी तरफ जो है गुलबुद्दीन हिकमत यार, दूसरी तरफ जो है ये अहमद शाह मसूद और इस तरह से अलग-अलग ट्राइब्स अब्दुर्रऊफ़ सय्याफ़, अलग-अलग ट्राइब्स इनके अंदर थे, इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। सोवियत मतलब परेशान होके वो छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद जो मुजाहिदीन वहाँ पे आए थे, उनको लगा कि हमने सोवियत को हरा दिया है, हमने उनको शिकस्त दे दी है बिकॉज़ ऑफ जिहाद। उनको लगा कि चलो हम इस जिहाद को एक्सपैंड करेंगे और पाकिस्तान को भी लगा चलो इस जिहाद को हम जो है कश्मीर में इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इंडिया को हम जो है लोहे के चने चबवा देंगे और कश्मीर को ले लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर इंडिया की विक्ट्री ये भी है कि इतना बड़ा जो अफ़गान जिहाद का एपिसोड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कोशिश की कश्मीर के अंदर, वो फ़ेल हो गई उनकी। तो बहरहाल वो जो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी मुजाहिदीन को, वो इनके खिलाफ ही पलट गए। पाकिस्तान के खिलाफ पलट गए। क्यों पलटे? वो इसलिए पलटे अमेरिका ने कहा कि वॉर ऑन टेरर हम टेररिज़्म के खिलाफ वॉर करेंगे। बेसिस पाकिस्तान ने दिए। तो पैसा ये अमेरिका से ले रहा था, अफ़गान मुजाहिदीन या तालिबान को मारने के लिए 90s में जो 9/11 के बाद जो हुआ। फिर सॉरी 2001 के बाद जो हुआ उसमें इन्होंने पैसा जो है ये अमेरिका से लिया। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर से जो मुजाहिदीन आते थे, उनको वो ट्रेनिंग देते थे। और आपको पता है इंडिया से भी बहुत सारे लोग वाया मलेशिया जाते थे हाँ, पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए। ये कांग्रेस के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे बहुत जाते थे लोग। बहरहाल बाद में इंडिया की एजेंसियों ने काउंटर टेररिज़्म यूनिट्स ने इसको अच्छा खासा कंट्रोल किया। तो आईएसआई खुद ट्रेनिंग देती थी अमेरिकन्स को मारने के लिए। फिर आईएसआई खुद जो है अमेरिका को बेसेस देती थी तालिबान को मारने के लिए, मुजाहिदीन को मारने के लिए। तो वो ऐसा पलट गया उनके खिलाफ ये गेम क्योंकि देखो पाँचों उँगलियाँ घी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप ऐसा नहीं कि आप 5 के 5 उँगलियाँ आप घी में रखोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक तरफ मुजाहिदीन को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, अरब दुनिया से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से आप पैसा भी ले रहे हो कि देखो सी वी आर फाइटिंग द डिसबिलीवर्स काफ़िरों से हम जिहाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अमेरिका से भी पैसे ले रहे हो काउंटर टेररिज़्म के नाम पे, फिर आप ये मुजाहिदीन को भी मरवा रहे हो। तो ये इनके खिलाफ हो गया, इसकी वजह से अफ़गान इनके खिलाफ पलट गए। और दूसरी चीज़ क्या हुई यहाँ पर कि 2023 में तकरीबन 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफ़गानी लोगों को इन्होंने निकाल दिया। हाँ। जिसमें प्रेग्नेंट औरतें थी, बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। तो उस टाइम पे मैंने पोस्ट किया था तो बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि अरे ज़ाक भाई तुमको क्या पता है अफ़गानी लोग कैसे होते हैं? मैंने बोला कैसे होते हैं? रहते हमारे पास है, खाते हमारे पास है, मगर जब क्रिकेट मैच होता है तो ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था भाई साहब आपको कैसा लग रहा है ये सुन के? तो बोलने लगे कि हमको बहुत बुरा लगता है। तो हमको भी बुरा लगता है जब हमारे मुल्क में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए लोग जो है खाते-पीते यहाँ पे हो और पाकिस्तान जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, तो ये भी हमको भी बुरा लगता है। तो मैंने उनको बताया बात। अब उस टाइम पे तुम ये मत कहो कि भई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है, वो है। तो इनकी जो दोगली पॉलिसियाँ रही हैं पाकिस्तान की, तो इन्होंने इनको बेइज़्ज़त करके निकाला। यानी कि जब तक इनको इस्तेमाल करना था इस्तेमाल किए, फिर उनके बाद उसके बाद इनको बेइज़्ज़त करके निकाल दिया। और फिर अफ़गानिस्तान ने भी ये देख लिया कि पाकिस्तान किस तरह से मोहरा है, पपेट है। कभी चाइना इसको यूज़ कर रहा है, कभी चाइना इसको डेथ ट्रैप में डाल रहा है, कभी अमेरिका इसको यूज़ कर रहा है, कभी कोई यूज़ कर रहा है, कभी कोई यूज़ कर रहा है। तो अफ़गानी लोग जो है ये थोड़ा-सा सेल्फ वेयरिंग हो एस्टीम गए। वाले लोग होते हैं। हाँ, हाँ, सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं। इनको लगा कि भई ये इसकी-उसकी कठपुतली बनने से अच्छा है कि भई आप सेल्फ गवर्न रहो। तो हुँ, हाँ, मैं मानता हूँ कि जो तालिबान 1.0 था, वो एग्रेसिव और रिप्रेसिव रेजिम था
और बेशक ये भी जो है ना, ये भी वैसा ही है क्योंकि दे फॉलो द देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट। तो उनके पास भी यही रिप्रेसिव और नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। मगर अब कतर ने इनको और इनको क्या हुआ अहमद अल-शरा जो है सीरिया का उसको भी उन्होंने मतलब ट्रिक्स बताए हैं, यानी कि ट्रेड ट्रिक्स जो होते हैं ना, ट्रेड ट्रिक्स, बिज़नेस ट्रिक्स उन्होंने बताए हैं कि भाई जब आप दुनिया के सामने जाओ तो नॉन इंटरफियरेंस एटीट्यूड और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेके जाओ, घर में जो करना है ग्लोबलाइजेशन करो। समझा दिया, ग्लोबलाइजेशन समझा दिया। ग्लोबलाइज़ेशन समझा दिया। अब आप सीरिया का अहमद अल-शरा भी देख लीजिए या फिर आप तालिबान भी देख लीजिए, ये लोग अब वही ट्रेड ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो ख़ैर इसमें अगर इंडिया का बेनिफिट होता है तो उसमें हमको क्या लेना-देना है? वो अफ़गानिस्तान के अंदर क्या करें, क्या ना करें, वो खल्ली-बल्ली, वो हमारा बिज़नेस नहीं है, इट्स देयर ओन बिज़नेस, वो डील कर लेंगे। बट हमारे साथ वो अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि भई हमारी टेरिटरी आप इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। चाइना के साथ तो उन्होंने 2022 में ही साइन कर दिया था। चाइना इतना चालू है कि 2022 में ही इनके साथ डील कर ली थी कि ईस्ट तुर्किस्तान वाले जो मुस्लिम हैं, इनको तुम सपोर्ट नहीं करोगे और ज़िनजियांग के जो मुसलमान हैं, तुम इनको सपोर्ट नहीं करोगे। तालिबान ने बोला ठीक है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको। तो चाइना बिज़नेस देखता है। ये चाइना ये सब नहीं देखता है कि तुम औरतों को पढ़ाई करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, ये सब वो सारी टेंशन चाइना लेता ही नहीं है। चाइना सिर्फ़ अपना देखता है। तो जब अमेरिका अपना देखता है, चाइना अपना देखता है, अरब अपना देखता है, तो इंडिया को देखना चाहिए। तो ज़हक मुझे ना हम अभी आएँगे पाकिस्तान अफ़गान एक मेरे को इतना सा क्वेश्चन पूछना है। अफ़गानिस्तान के पास क्या है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं फाइनेंशियली? इकोनॉमिक इकोनॉमी कैसी है अफ़गानिस्तान की? कौन सपोर्ट करता है? देखिए अफ़गानिस्तान के पास वैसे नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत हैं और लिथियम के जो अंबार उनके पास पड़े हैं, यानी कि पहाड़ के पहाड़ उनके पास हैं लिथियम के। तो पाकिस्तान चाहता है कि वो उसको कंट्रोल करे, चाइना भी चाहता है कि वो उसको कंट्रोल करे और अमेरिका को बलग्राम एयरबेस भी चाहिए अभी अफ़गानिस्तान का। मगर इंडिया ने भी ऐसा खेल खेला कि जाके सीधा मतलब उधर से उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ डील कर ली। तो अब अमेरिका अभी चाइना अब डायरेक्ट बात नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान से बिकॉज़ इंडिया वहाँ पे इन्वॉल्वड है बिकॉज़ अफ़गानिस्तान के पास भी एक अल्टरनेट है। यानी कि लिथियम रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोर करना, उसको पॉलिश करना या मार्केट में रिफ़ाइन करके बेचना या उसको यूसेज में लाना, तो वो प्यूरली चाइना पे डिपेंडेंट थे। मगर अब उनको पता है अफ़गानिस्तान को भी कि चाइना डेट ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फँसा देता है। हुँ, तो अब उन्होंने एक और मतलब पार्टनर बना लिया इंडिया, ताकि चाइना को लगे कि भाई एक और भी आ गया है भाई मेरा कंटेंडर चेक में रखने के लिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या किया जो बलग्राम का एयरबेस है, अमेरिका को वो चाहिए, तो वाया पाकिस्तान तो नहीं जा सकता अमेरिका बात करने के लिए। और चाइना को भी अप्रोच नहीं कर सकता अमेरिका कि भाई मुझे बलग्राम एयरबेस के लिए बोलिए। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आना पड़ेगा इंडिया के पास। क्योंकि अब इंडिया जो है पार्टनर है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिससे अमेरिका खुल के बात कर सकता है। ना चाइना से कर सकता है, पाकिस्तान से नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस खराब हैं। तो अब उनके पास जो है इंडिया का ऑप्शन है। तो इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये स्ट्रैटेजिकल गेम खेला है। ख़ैर लोग मज़ाक उड़ाते हैं मोदी का, जयशंकर साहब का। लोग बोलते हैं अरे जयशंकर साहब के आँखों में रेड लाइट लगा के ये क्या तुम लोग मीम्स बनाते रहते हो? मगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लोग स्ट्रैटेजिकल गेम्स खेलते हैं। हाँ, वो तो है। लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। हुँ, और चुप रहते हैं, ब्रैग नहीं करते। ब्रैग नहीं करते तो वो तो चाणक्य नीति यही तो है हाँ, ब्रैग नहीं कि आप काम करो तो काम करने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तभी देखो। करते। पहले-पहले बोलने से फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर की। मैं भी थोड़ा अलर्ट हो जाती हूँ। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट आया तालिबान का कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, 25 आर्मी पोस्ट कैप्चर्ड इन फियर्स बॉर्डर क्लैशेस आफ्टर काबुल एयर स्ट्राइक। मतलब काबुल पे एयर स्ट्राइक हुई और फिर सब कुछ कांड शुरू हुआ ये सारा? देखिए, ये सिर्फ़ काबुल एयर स्ट्राइक से बेशक ये एज़ अ रिटेलिएशन अफ़गानिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के चेक पोस्ट्स को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी को इन्होंने मारा है। मगर इसके पीछे हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल टाइम में इन्होंने जो बॉर्डर्स बनाए थे, जो दुरंत लाइन जो है वहाँ पे, ये इसको लेके डिस्प्यूट आज से नहीं बहुत टाइम से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चलता आया है। अफ़गानिस्तान कहता है कि वो हमारा पार्ट है और ऑब्वियसली वो अफ़गानिस्तान का ही पार्ट है जो दुरंत लाइन जो है। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये हमारा पार्ट है। इसको लेके आज से नहीं बहुत टाइम से इनके बीच में झड़पेट चल रही है। अब ये इंटेंसिफ़ाई हो गई है। इंटेंसिफ़ाई होने के 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब भी इंडिया के रिलेशंस किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ
बनते हैं, टॉक्स चल रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर कुछ ना कुछ होता है। मिसाल के तौर पे जब 2019 में मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आए थे, तो उसी टाइम पे पहलगाम का वो पुलवामा का अटैक हुआ था। हुँ। और फिर आप देखिए कि 2025 में अप्रैल में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब जाते हैं, तो उसी टाइम पे पहलगाम अटैक होता है। तो ये इस तरह के चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स रोक दें, आपको सैबोटाज करें, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस तरह के सबवर्सिव एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से इन्होंने यही टाइमिंग चूज़ की जब ख़ास तौर पर 6 दिन की विज़िट के लिए अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और अलग-अलग जगह पे जा रहे हैं, उनको एंगेज भी किया जा रहा है, इंडिया उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, विवेकानंदा फाउंडेशन भी उनको लेके गए। तो इसी टाइम पे उन्होंने ये चूज़ किया कि ये दुरंत लाइन वाला जो पुराना इश्यू था, इसको फिर से रिन्यू किया जाए और फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए, उसके रिटेलिएशन फिर अफ़गानिस्तान ने किए और फिर ये सब जो है, एक फुल ब्लोन जो है वॉर शुरू हो गई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नहीं, और अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे अफ़गानिस्तान के, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें विमेन नहीं थी। तो लॉजिक अभिजीत अय्यर का भी सही था कि वो उनका अपना कल्चर है और अफ़गान जब भी कोई भी एम्बेसी होती है, उनके अपने रूल्स होते हैं, इट्स देयर लैंड। जहाँ पे भी एम्बेसी खुल जाती है, उसके अंदर वो क्या फॉलो करते हैं, क्या कल्चर फॉलो करते हैं, क्या रिलिजन फॉलो करते हैं, इट्स देयर पर्सनल थिंग। तो उस पे इतना ज़्यादा हंगामा क्यों मचा कि कोई विमेन नहीं थी वहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो विमेन वर मिसिंग, विमेन जर्नलिस्ट वर मिसिंग। देखो, यहाँ पे मैंने देखा है कि सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इसके ऊपर इश्यू उठाया, फिर राहुल गांधी ने इसके ऊपर इश्यू उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो अपोज़िशन है ना, ये सिर्फ़ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कि वे किस बात पे विरोध किया जाए। देखिए, इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है? इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म को रोका जाए या फिर अफ़गानिस्तान के साथ डील की जाए कि भैया आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी आप फ़ॉलो करो, वो आपका प्रॉब्लम है। आप बस हमको ये एश्योर करो कि आपके लैंड को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अफ़गानिस्तान बोलता है, ठीक है भाई, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा मानता हूँ। तो इंडिया के लिए इंडिया का इंटरेस्ट ज़रूरी है या फिर इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गान एम्बेसी के अंदर औरत जाए या ना जाए, ये वाली टॉपिक इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ैर, एक अच्छी बात ये हुई कि कल उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ ने, औरतों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि ये जो था ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अफ़गान एम्बेसी के अंदर, उसके अंदर फिर तालिबान ने औरतों को बुलाया है और फ्रंट रो में उनको बिठाया भी है और फिर उनके क्वेश्चन्स भी उन्होंने डील किए क्योंकि उनको बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। मगर एक बात हम लोगों को ये भी समझनी चाहिए कि वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन जो होता है 1961 का, उसका आर्टिकल 22 ये कहता है कि आपके कंट्री के अंदर जो एम्बेसी होती है, वहाँ पर कंट्री का लॉ नहीं चलता। वहाँ पर उस कंट्री का लॉ चलता है, यानी कि जो गेस्ट कंट्री है, उसकी एम्बेसी के अंदर उसका लॉ चलता है। अभी मैं आपको बताऊँ सऊदी अरब के अंदर शराब नहीं मिलती यूजुअली, मगर आपको अमेरिकन एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी और स्पेनिश एम्बेसी में मिलती है आपको शराब। उनके लिए अलग कंटेनर आता है, उनके लिए अलग शराब आती है। तो क्यों? क्योंकि वो एम्बेसी के अंदर का मसला है। एम्बेसी के अंदर इवेंट्स होते हैं, एम्बेसी के अंदर लोग आते-जाते रहते हैं, वो उनका उनका पर्सनल है, वो जैसे कई कि एक मुस्लिम छोटी कंट्री टेरिटरी जैसा है। कई मुस्लिम कंट्री से ये लोग पोक भी मँगवाते हैं अपनी embassy। हाँ, फिलिपिनो एम्बेसी में होता है। फिलिपिनो ने मुझे बताया वहाँ पे कि सऊदी अरब के अंदर फिलिपिनो एम्बेसी के अंदर वो लोग लाते हैं। मगर उनको ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये आपका एरिया है, इसके बाहर आप ये नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर अफ़गानिस्तान के एम्बेसी के अंदर उन्होंने ये लिस्ट बना के दी कि भई ये अप्रूव्ड लिस्ट है हमारी और सिर्फ़ यही बंदे आएँगे, तो वही बंदे आए। उसमें इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री कैसे उनको ज़बरदस्ती कर सकती है, ये तो वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन हो गया। तो वो नहीं हो सकता था। बट ये जो इश्यू बना मीडिया के अंदर, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जो है, इन्होंने बुलाया है। अब देखिए, वहाँ से वो विवेकानंदा फाउंडेशन भी गया फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी। वहाँ पर तो लेडीज़ बैठी थी, वहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी थी ऑडिटोरियम के अंदर। तो वहाँ पर अफ़गान का लॉ नहीं चलता, वहाँ पर इंडिया का लॉ चलता है। तो अब ये बात तो है। मैं जैसे पिछले साल मैं सऊदी अरब की जेल में था, तो वहाँ मेरे साथ बहुत सारे अफ़गानी, तालिबानी, उज़्बेकी और पाकिस्तानी पेशावर पठान वग़ैरह थे। तो जेल में वो लोग मुझे बत जेल अ, में आप इन सबको मिल के आए। हाँ, हाँ, सब जेल में इनके साथ रह के इनका कल्चर और इनका क्या होता है माइंडसेट ये सब पता है। तो ये लोग बताते थे कि ईद के दिन जो चप्पल और जूता खरीदने के लिए जाते हैं आप मार्केट, तो ये लोग क्या करते थे कि चप्पल और जूता के जितना क्या कह सकते हैं मॉडल्स होते थे, वो घर पर लेके आते थे, अपनी औरतों के लिए। औरत को नहीं ले जाते थे मार्केट। एक लड़के ने तो यहाँ तक बताया कि अगर मेरी माँ जो बूढ़ी है 50, 55, 60 साल की, अगर उसके साथ मैं मार्केट जा रहा हूँ और मार्केट में किसी ने पलट के देख लिया, तो मैं अपनी क्लाशनकोव उस पे चला दूँगा।
तो उनके पास ये ट्राइबल माइंडसेट है अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पठानों में, पश्तून में ट्राइबल माइंडसेट है कि औरत को वो समझते हैं कि अगर औरत बाहर निकली है तो इनकी बेइज़्ज़ती है पर ज़हाक अभी और ऐसे-ऐसे मैं अभी अब हम लोग स्पेस में थे तो अभिजीत भी था और उसमें एक आदमी था वो अफ़गानिस्तान गए हुए 2 दीस 2 मेन अफ़गानिस्तान गए तो उसने स्पेस जॉइन करी अफ़गानिस्तान में, इंडियन गए हुए हैं। तो मैंने उससे बोला कि वहाँ कुछ तुम्हें वुमेन दिख रही हैं? कहता हाँ, हम लोग अभी काबुल के उधर गए तो कई लोग तो कइयों ने तो बुर्का भी नहीं पहना था, हिजाब भी नहीं पहना था। तो मुझे बहुत अजीब लगा जी। कि एक तरफ अफ़गानिस्तान का ये इम्प्रेशन है, उधर कह रहा है कि बाकी सब तो बुर्के में मिली, पर 1-2 ऐसी वुमेन थी जिनका चेहरा दिख रहा था। तो मतलब व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ अफ़गानिस्तान? देखिए, अफ़गानिस्तान में भी अलग-अलग एरियाज़ और खित्ते हैं, मतलब अलग-अलग पार्ट्स हैं। अफ़गानिस्तान तो ख़ैर मैं गया नहीं क्योंकि जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है, वहीं के लोगों से हुआ है। वज़ीरिस्तान के लोग थे और पेशावर के लोग थे, मूमंद एजेंसी के लोग थे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि बाज़-बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ना आर्मी होती है, ना पुलिस होती है, ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एजेंसी होती है। वहाँ पर वो लोग खुद अपना एक जिरगा बनाते हैं और उसको बोलते हैं एजेंसी। जिन्सी बोलते हैं वो लोग, जिन्सी या एजेंसी। तो जैसे इंडिया में पंचायत बैठती थी कि अगर कुछ होता है तो पंचायत बैठ के डिस्कस करती है। तो वो पंचायती सिस्टम आज भी वहाँ पर बना हुआ है। तो वो एजेंसी वाइज़ भी चलता है। माने कि एक एजेंसी के अंदर अगर औरतें बगैर बुर्का के भी जा रही हैं, तो दूसरी एजेंसी के अंदर जो है, औरतें बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो फ़ॉलो कर रही हैं। कुछ उज़्बेकी थे, जो ओरिजिनली उज़्बेकी है मगर अफ़गानिस्तान के अंदर रहते थे, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, "नहीं-नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी औरतें तो स्कूल भी जाती हैं, हमारी औरतें तो काम भी करती हैं, मार्केट में भी जाती हैं, सामान भी बेचती हैं, उनकी दुकानें भी हैं।" तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये जब तक आप जाकर आँखों से नहीं देखोगे, तो यू कैन नॉट क्लैरिफाई या क्योंकि मैं आपको वेरीफाई 2 दीज़ दिन क्लेम्स। पुरानी ज़ाहिद मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बता रही हूँ। वो लोग अफ़गानिस्तान गए हैं ये 2 इंडियन, कहते हम बाइक पे गए हैं, तो वो बता रहे थे कि कहता है ऐसा जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि वहाँ पे वुमेन के साथ ये होता है लाइक अभिजीत रियली वाउचर्स फॉर अफ़गानिस्तान एंड अफ़गान्स आपने नोटिस करा है? वो बहुत साइड लेता है इनकी और वो हमेशा बोलता है कि जो लेना भी चाहिए। हाँ, कि जो इम्प्रेशन है अफ़गानिस्तान का वो वैसा है नहीं। पर स्टिल अभी भी वहाँ पे मतलब रिग्रेसिव तो है। पर मैं अभिजीत और वो मेरे को दिस मैन वाज़ टेलिंग मी देयर आर सो मेनी फॉरेन women these white women are there traveling all alone in Afghanistan. अच्छा, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बातें तो आनी चाहिए पब्लिक में। तो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि खड़ा हूँ कहते मैं क्योंकि वहाँ खड़ा हूँ, हमारे होटल में है 2-3 लड़कियों को देखा है मैंने फॉरेनर्स को देखा है जो यहाँ पे आके पूरा वीडियोज़ बना रही हैं और पिक्चर्स ले रही हैं। तो मुझे कुछ तो मैंने अभी तब तो हमको भी जाना चाहिए। हाँ, मैं तो बोला अभिजीत को मैंने कहा अभिजीत कैन आई गो? तो ही सेड या गो आई विल गिव यू द नंबर दे विल टेक यू प्रॉपर्ली इन द कार एंड एवरीथिंग एंड वेरी सेफ टू गो देयर ही सेड फॉर वुमेन। अब मुझे क्या पता क्या बोल कहाँ गए वो? काबुल काबुल में था पूरा घूम रहे हैं वहाँ या बामियान में था? बामियान वो सब जगह कह रहा मैं हर जगह जा रहा हूँ। बामियान में एक पहाड़ है, कि कैसल है वहाँ पे, रेड कैसल। उस कैसल का नाम है ज़हाक कैसल। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बामियान जाऊँ और देखूँ, मेरे नाम का कैसल वहाँ पे बना है। हाँ। फिर हम भी आपको करेंगे जाना जी हज़ूर, जी हज़ूर, जी हज़ूर। नहीं तो ज़हक ये अब ये जो इन दोनों का वॉर शुरू हुआ है, तो भी पाकिस्तान के पास इतना मटेरियल है या इतना एम्यूनिशन है और इतना पैसा है कि तब भी वो इंडिया के साथ यहाँ तो एक इस फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, टीटी मतलब उधर बालूचिस्तान में वॉर लड़ रहा है, तो सिंध में लड़ रहा है, तो यहाँ लड़ रहा है और फिर भी उसके पास टाइम है टू ब्लीड इंडिया। ये क्या इसका व्हाट इज़ दिस थिंग अबाउट पाकिस्तान? ये लोग थकते नहीं हैं? हाँ, तो देखिए, थकते नहीं, इतना पैसा इन्होंने खर्चा किया है 4-4 जगह पे। इन्होंने यहाँ थोड़ा पैसा खर्चा किया, वहाँ थोड़ा, सारा पैसा इनका इन्हीं में निकल जाता है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े लोन मतलब अरब कंट्रियों से इनको लेना पड़ता है। और आप देखिए, आज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, पाकिस्तान में लड़कियाँ हैं इतनी खूबसूरत छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं 18-20 साल की, टेंटों में रह रही हैं, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से और चाइनीज़ आदमियों को ये लोग 2-2 हज़ार हाँ, डॉलर में ये लड़कियाँ बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका पैसा पूरा खर्च होगा ऐसी चीज़ों पर साबोटाज एक्टिविटीज़ में और वॉर्स में, तो कंट्री के अंदर कहाँ से डेवलपमेंट आएगा? And Zahak, the Pakistanis are not liked by.
सऊदी पीपल, यूएई, कतर, स्टिल ये लोग इन लोगों को क्या ये उम्मा के कारण पैसे मिलते हैं इनको कि क्या रीज़न है कि इनको ये कंट्रीज़ हेल्प भी कर देती न्यूक्लियर की वजह से नहीं, इनको न्यूक्लियर की वजह से पैसे मिलते हैं। देखिए इजिप्शियंस इनको पसंद नहीं करते। हैं? हाँ, सऊदीज़, बहरेनीज़, कुवैतीज़ भी इनको पसंद नहीं करते। कुवैत ने तो इनको 12-13 साल से वीज़ा भी नहीं दिया है। कुवैत में इनको वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, अब सिर्फ़ ये है कि इनके पास न्यूक्लियर है और बस इसी के बल पर वो जो है ये कहते हैं कि ओके, जिस तरह से जर्मनी के एम्बेसडर ने कहा था कि जर्मनी के मिनिस्टर ने कहा था कि इज़राइल डज़ द डर्टी वर्क फॉर द यूरोप्स कि यूरोप के लिए इज़राइल जो है ये डर्टी वर्क करता है, यानी कि कहीं भी घुसना और मार देना ये सब। तो अरब कंट्रीज़ के लिए और मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान भी वही काम करता है। तो उनको ये चाहिए, ये मिलिशिया नेटवर्क जो चलाते हैं, ये फिर ये जो न्यूक्लियर रखे हुए हैं अपने पास, बस यही उनका लेवरेज है और यही चीज़ यही उनका हेफ्ट बना हुआ है। तो और आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाज़ा पीस अकॉर्ड जो साइन हुआ है? आपको लगता है कि अभिजीत और मैं बात कर रहे थे, अभिजीत कहता है, आप टेररिस्ट को या इनकी मेंटालिटी को गाज़ा में जो पैलेस्टीनियंस हैं, दे कहता है वो तो बचपन से ही हमास के अंडर पले हैं, वो बच्चे और वो वहीं बड़े हुए हैं, 8-8, 9-9 बच्चे हैं एक-एक फैमिली में। कहते हैं उनके तो अंदर ही डाला हुआ है जिहाद। तो आपको लगता है कि ये पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद दे विल नॉट अगेन डू समथिंग स्टूपिड? देखिए, इन सबको कंट्रोल कोई ना कोई करता है। अब सीरिया में आप देखिए अहमद अल-शरा ये इसका बैकग्राउंड ही अल-कायदा का है। ऑब्वियसली इसका जो माइंडसेट है ये तो चेंज नहीं हो सकता। टेररिज़्म में ऐसा है कि टेररिज़्म में चीज़ें चेंज नहीं हो सकती कंप्लीटली, मगर कंटेन की जा सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के अंदर भी मुंबई वगैरह में बहुत सारे लोगों को 15 साल पहले, 20 साल पहले एसआईटी ने उठाया था। स्पेशल ब्रांच जो होता था, ये लोग पकड़ते थे, एटीएस वालों ने भी पकड़ा था। तो बाद में तो ख़ैर वो छूट गए और अपनी नॉर्मल लाइफ़ तो वो गुज़ार रहे हैं। अब वो कर नहीं रहे हैं अलग बात है, मगर माइंडसेट तो वही है उनका। तो माइंडसेट किसी का चेंज नहीं किया जा सकता अनलेस वो आइडियोलॉजिकली आप उनको कन्विंस करो और रिलिजियस टेक्स्ट से ही कन्विंस और करो ज़ाहिर जैसे जो कि आप जो कर रहे हो मुंबई की बात करें, उनमें जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे नहीं होंगे, तो उससे भी कर्टेल हो जाता हाँ, है, कंटेन हो जाता है। हाँ, रिश्तेदार ऐसे नहीं हाँ, होंगे, तो उससे भी कट पर यहाँ तो हाँ, गाज़ा में तो एक-एक बच्चा तक मतलब जैसी बातें करते हैं और आपने एक और चीज़ नोटिस करी, जब से ये पीस अकॉर्ड की बात हुई, सडनली पैलेस्टीनियन डांस करते हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए और खाते-पीते हुए दिखाने शुरू हो गए। अब वो कहाँ गए विक्टिम्स? मतलब कुछ था नहीं, हाँ। इट वाज़ ऑल पोर्ट्रेड एज़ दे वर सफरिंग एंड एवरीथिंग। ये बहुत बड़ी नैरेटिव इंडस्ट्री है। आप इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी नैरेटिव इंडस्ट्री है ये। और इसमें देखिए ये जो बता रहे थे आप मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप अभी गूगल करिए। गूगल करके केएफसी रमल्ला, केएफसी गाज़ा मारिए, आपको केएफसी मिलेगा वहाँ पे, मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। जिस केएफसी, मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में मोमिनपुरा, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान बॉयकॉट कर रहा है, दिल्ली के ज़ाकिर नगर में मुसलमान बॉयकॉट कर रहा है, ये कह के कि ये इज़राइली प्रोडक्ट है। और अमेरिकन कंपनी है, ये आपको फ़लस्तीन के अंदर ही मिलेगा। आपको फ़लस्तीन की यूनिवर्सिटीज़ के बाहर आपको ये आउटलेट्स मिलेंगे। तो लग्ज़री कार्स उनके पास है, बड़े-बड़े विल्लास उनके पास हैं। अब इतना सब आप कहेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे, "यार भाई आप को सिम्पैथी नहीं है क्या उन लोगों से?" हाँ भाई है सिम्पैथी, बेशक है सिम्पैथी, मगर ये जो साइकिल में इनको फँसा के रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए 10 साल सीरिया का मसला चला, व्हेन दे वांटेड टू एंड इट, दे एंडेड इट। या जब उनको लगा कि इसको खत्म करना चाहिए, उन्होंने खत्म कर दिया। फ़लस्तीन का मसला भी ऐसा ही है, अगर इनको ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, कहावत ये है कि इफ ए प्रॉब्लम इज़ बेनिफिटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। कि अगर एक प्रॉब्लम ऐसा है, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा। जी, सही बात कह रहे हैं। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन, ये जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो आए, ये देवबंद गए, व्हाट वाज़ दैट? इसका क्या उसके इम्पैक्ट पीछे होगा? देखिए, एंड जिस तरीके से लोग मिलने आए इनको, जिस तरीके से इनको इसमें भी कोई गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है या मतलब वो क्यों गए? बेशक गवर्नमेंट की स्ट्रैट बे इसमें है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूँ और ये हमको समझना चाहिए कि इंडिया के अंदर अ, जितने मुस्लिम सेक्ट्स और ग्रुप्स हैं, इनका कहीं न कहीं किसी न किसी कंट्री को लेके सिम्पैथी होती है। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है?
जैसे सलफ़ी होते हैं, सलफ़ीज़ जो है ये सऊदी को लेके बहुत सिम्पैथेटिक होते हैं और इसी तरीके से जो देवबंदी होते हैं ये तालिबान को लेके सिम्पैथेटिक होते हैं, जमात इस्लामी है ये इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड को लेके और टर्की को लेके सिम्पैथेटिक होते हैं, सूफ़ी जो होते हैं ये टर्की को लेके सिम्पैथेटिक होते हैं क्योंकि शिया वहाँ पे बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं। और शिया और शिया जो होते हैं ये ईरान को लेके और इराक को लेके बहुत सिम्पैथेटिक होते हैं। तो किसी न किसी ग्रुप का कहीं न कहीं एक सिम्पैथी फैक्टर होता है। इसी तरीके से कम्युनिस्ट होते हैं, ये चाइना को लेके हाँ, सिम्पैथेटिक होते हैं। तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर होता है, तो इंडिया को पता है ये चीज़, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, ये ब्यूरोक्रेसी को ये चीज़ पता है और ये चीज़ आप निकाल नहीं सकते। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि टू यूज़ दैट एज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया वो फिर उसको लेके चलते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि शिया की कस्टोडियनशिप जो है, वो ईरान के पास थी, ख़ोमेनी के पास। हुँ, यानी कि इमाम ख़ोमेनी को या इमाम ख़ामेनेई, अली ख़ामेनेई को ऐसे बताते थे कि ही इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शिया इस्लाम। तो अरब्स ने क्या किया, अरब्स ने एक स्ट्रैटेजी की। अरब्स ने क्या किया, अली सिस्तानी को उठा के लेके आए और अली सिस्तानी ये इराक के हैं और अली सिस्तानी अरब हैं। और अली अल ख़ामेनेई जो हैं, ये अली ख़ामेनेई ये पर्शियन हैं। तो उन्हें अली सिस्तानी को लाके उनके इमेज को परसेप्शन मैनेजमेंट करके उन्होंने ऐसा उभारा, जब पोप आए थे मिलने के लिए, तो पोप को उन्होंने अली ख़ामेनेई से नहीं मिलवाया, अली सिस्तानी से मिलवाया। क्यों मिलवाया? कि पर्शियन वर्सेस अरब्स चल रहा था, तो उन्होंने अरब को हाइलाइट किया एज़ अ सॉफ्ट पावर। अब देखिए शिया को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने मिलवा लिया शिया को और फिर उन्होंने शिया सुन्नी को ख़त्म करके उन्होंने अरब और पर्शियन कर दिया। तो इंडिया ने भी यही ऐसे ही स्ट्रैटेजी की है। इंडिया ने क्या किया है कि तालिबान को ट्रेन करने वाले दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान इसकी कस्टोडियनशिप लिया हुआ था। तो इंडिया ने इनको यहाँ बुलवाकर और इतना जो ऑनर दिया वो मतलब पुलिस ठहर के उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया ना, ये सब वहाँ पे हुआ। ये एक मैसेजिंग थी दुनिया के सामने कि भई तालिबान अब पाकिस्तान देवबंद के साथ एफ़िलिएटेड नहीं है बल्कि इंडियन देवबंद के साथ एफ़िलिएटेड है। देवबंद में भी 2 हैं, इंडियन देवबंद और पाकिस्तानी देवबंद। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो लोग अब जो है, हमारे देवबंद के साथ एसोसिएटेड है, नॉट विथ योर देवबंद। पर आपको लगता है ये शायद इसका कि मैसेज ये दे कैन इन्फ्लुएंस द वोटिंग पैटर्न आल्सो? नहीं। नॉट ना? ये भूल जाइए। ये देखिए गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है, मोदी साहब को भी ये चीज़ पता है कि भाई मुसलमान का वोट मिले ना मिले, मगर ये हमको परेशान ना करे, ये बस काफ़ी है हमारे लिए। ये भी बात सही है। तो अब ये देवबंद का मतलब अच्छा और देवबंद की जो आइडियोलॉजी वो तो है, स्ट्रिक्ट तो है बहुत। हाँ, अच्छा अब स्ट्रिक्ट आप है। मुझे बताओ मगर ये बात भी है हुँ, मगर ये बात भी है कि इंडिया के अंदर 25 से 30 हज़ार मदरसे हैं, जिसके अंदर से 80% मदरसे देवबंद कंट्रोल करता है। इंडिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं, इसको देवबंद कंट्रोल करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर देवबंद का इन्फ्लुएंस है। जमीयत उलमा हिंद के अंदर देवबंद का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस इनका बहुत बड़ा है, वक़्फ़ के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है। तो ये भी चीज़ पता है गवर्नमेंट को कि कहाँ पे इनको लेके चलना है और ये ऑब्वियसली दे समटाइम्स मिसयूज़ दिस इन्फ्लुएंस और कांग्रेस ने इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया है और कांग्रेस ने जिस तरह से दामाद वाला ट्रीटमेंट होता है ना, इस तरह से दामाद वाला ट्रीटमेंट देवबंद को कांग्रेस ने दिया है बिकॉज़ ऑफ द वोट बैंक। अच्छा अब आप मुझे बताओ इन दोनों में नैरेटिव वॉर कौन जीतेगा? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो जो वॉर था विद पाकिस्तान इंडिया का उसमें तो पाकिस्तान नैरेटिव वॉर जीत गया। इन दोनों में कौन जीतेगा हुँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं हमने अफ़गानिस्तान के प्लेन उड़ा दिए, अफ़गानिस्तान के पास कौन से प्लेन हैं जो उड़ा दिए? हाँ, अब हाँ? ये बात तो है। अफ़गानिस्तान के पास कौन से प्लेन हैं जो ये उड़ा देंगे उनके और लोग पास। कह रहे हैं हमने उनकी अब ये एक शिप्स बड़ा उड़ा दी। अफ़गानिस्तान के हुँ। पास कौन सी शिप्स हैं जो उड़ा दी इन्होंने? तो नैरेटिव वॉर कौन जीतेगा इन दोनों में से? अब इसमें देखना पड़ेगा कि नैरेटिव वॉर क्यों कौन जीतेगा क्योंकि इंडिया वाले मसले में ऐसा है कि इंडिया के अपने खिलाफ लोग लोग बहुत हैं। अपने ही लोग हैं। यूरोप नहीं और अपने भी लोग अपने हैं, ही लोग यूरोप में भी है, ज़हैक अगर अपने लोग नहीं अटैक करते, अपनी ऑपोज़िशन नहीं अटैक करती, तो पाकिस्तान भी नैरेटिव सेट नहीं कर पाता। सेट नहीं कर पाता, बिल्कुल सही बात है। तो अपने लोग अंदर से भी हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठा रहे थे, प्रूफ माँग रहे थे, बता रहे थे कि सबूत बताओ कि पाकिस्तान को मारे कि नहीं मारे। और फिर ऊपर से वेस्टर्न मीडिया भी है, उन्होंने भी इसको एनकैश किया, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो ये चीज़ें हैं अपनी जगह, मगर अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जब बात आएगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर है, तो मेबी पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाएगा
मगर इस मामले में ऐसा है कि कतर और सऊदी अरब ये अफ़गानिस्तान की साइड अभी थोड़ा ले रहे हैं, कतर स्पेशली। वही मुझे सऊदी की तो अब बात ये कतर के लिए भी हाँ, क्या कतर के हाँ, कतर के लिए भी ये बहुत क्रिटिकल टास्क है क्योंकि हमास ये तालिबान के पीछे तालिबान का ऑफ़िस खुद कतर के अंदर है। तो कतर विल मतलब कतर का जो मीडिया में इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है। हाँ, तो दे अब हमको एंड रिज़ल्ट देखना पड़ेगा कि कतर क्या अपना मीडिया इन्फ्लुएंस यूज़ करेगा टू बूस्ट अफ़गानिस्तान's इमेज या फिर सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस कतर पर होगा टू बूस्ट पाकिस्तान's इमेज। ये तो मतलब ये आपस में ही ऐसा पर फँस गए अब हैं मुझे एक कि और चीज़ का जवाब दीजिए, लास्ट जवाब। पाकिस्तान और पाकिस्तान ने ये पोर्ट्रे किया है टू द वर्ल्ड स्पेशली टू इंडिया दे ट्राई टू कन्वे दिस मैसेज टू अस कि हमारा सऊदी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला होता है तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को अटैक होता है तो पर यहाँ पाकिस्तान के ऊपर जब अफगानिस्तान अटैक कर रहा है तो क्या पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि सऊदी उनकी मदद करेगा और क्या सऊदी करेगा नहीं करेगा। सऊदी देखिए सऊदी मदद करने के लिए सऊदी की फ़ोर्सेस कहाँ से आएँगी? बताइए। कैसे आएँगी सऊदी की फ़ोर्सेस वहाँ पे? नहीं और वैसे भी पाकिस्तान समुद्री रास्ते से नहीं, नहीं और वैसे भी आधे से ज़्यादा हुँ। फ़ोर्सेस तो उनकी भी पाकिस्तान की हैं। हाँ, पाकिस्तान की है मगर जियोग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे, हुँ, तो अगर समुद्र के रास्ते से आएँगे तो ओमान में तो इंडियन बेस है और इंडिया का और अफ़गानिस्तान का रिलेशन अच्छा है, तो इंडियंस क्यों आने देंगे इस चीज़ को? और दूसरी चीज़ जो एयर फ़ोर्स है, वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो वहाँ से उड़ के यहाँ आएँगी और अफ़गानिस्तान से लड़ेंगी और अगर अफ़गानिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब ने हेल्प कर दी पाकिस्तान की, तो फिर सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा क्योंकि एज़ द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स ये जो है अफ़गानियों को नहीं मार सकते। तो फिर वो एक उम्मा वाला भी इश्यू हो जाएगा, क्लैश पैदा हो जाएँगे अपने अंदर। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो सऊदी अरब हरगिज़ इस मामले में नहीं आएगा। अभी रिसेंट एक मैंने न्यूज़ देखी है कि सऊदी अरब ने मीडिएशन करवाने की कोशिश की है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। हुँ। तो कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ, ये मीडिएशन हो गया है, तो सऊदी मैक्सिमम यही कर सकता है कि दोनों को बैठाकर मीडिएशन कर सकता है। उससे ज़्यादा अपनी फ़ोर्सेस भेजना, हथियार भेजना, मिसाइल्स भेजना, ये सब नहीं हो सकता। बट ज़हर इतनी चारों फ्रंट पे लड़ाई हो रही है इसकी पाकिस्तान की, जिससे देखो उसके साथ इसकी लड़ाई है। इधर-उधर इसके नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर सब जगह। पर जब आप इनके लोगों को देखते हो, मुझे ऐसा लगता है जब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ऐसे कभी कुछ कराची का आ जाएगा टीवी यूट्यूब पे, कभी लाहौर का आ जाता है, इस्लामाबाद का आ जाता है। ऐसा लगता है ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी मतलब बड़ी खुश मिजाज कंट्री है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे भी हैं सब ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये हंकी-डोरी दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पीओके में कितना कुछ नहीं चल रहा है अभी। हाँ, इतना तो सप्रेस किया जा रहा है वहाँ पे, मीडिया बाहर नहीं आने दे रहे हैं। पीओके के अंदर मीडिया नैरेटिव ये लोग बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। वही तो मैं कह रही हूँ, और यही इतना नहीं कुछ होने के बावजूद मतलब कोई पाकिस्तानी अभी दुखी नहीं लगता है, हम तो ऑपरेशन सिंदूर से ही इतना वो हो गए थे, अरे शेयर मार्केट गिर जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये क्या है ये? क्या कंट्री है ये? एक हमारे पास जो है कहावत है हैदराबाद में, कहावत ये है कि फटे सो उसका फटा, धोबी का बेटा चाँद। उसका मतलब ये है कि जिसके कपड़े पटना है फटने दो मगर धोबी का बेटा तो चाँद होता है, मतलब धोबी का बेटा टनाटन। तो इनका मसला ऐसा है कि इनके इतने कपड़े फट रहे हैं 4 तरीके से, 4 तरफ से, मगर इनको खुशी इस बात से है कि इंडिया का नुकसान हो। तो ये मसला है लोगों का, तो इनका या अल्टीमेट को फेल में ये स्टार्ट होता माइंड हाँ, माइंडसेट का प्रॉब्लम है और अच्छा इतना सब बोलेंगे ना ये लोग कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, वो कर दिया। मगर ये कौन होंगे देखिए, ये वही होंगे जो पाकिस्तान छोड़ के कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा, कोई यूके में बैठा होगा, कोई अमेरिका में बैठा होगा, कोई पाकिस्तान में नहीं होगा। जब इसको इतनी मोहब्बत है और इसका फ़ख्र और गर्व है इस चीज़ पे, तो भई भाई जाओ फिर पाकिस्तान में जाके बैठ के वहाँ बैठ के बोलो। है। थैंक्स सो मच ज़ैक, बहुत परेशान करती रहती है, ज़ैक कहाँ हो? आओ, बात करो मुझसे, चलो ज़ूम पे बात करो। थैंक्स सो मच ज़ैक। हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच। टेक केयर।